हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कोविड-19 के टॉपिक पे और समझेंगे आखिर कोविड-19 का नाम कैसे पड़ा और कोविड-19 के जो नए नए वेरिएंट आ रहे हैं जिसके बारे में हम आज के समय में देख रहे हैं या सुन रहे हैं, जैसे अल्फ़ा, बीटा, गामा, कप्पा, इन नए नए वेरिएंट का नाम कैसे रखा जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यह समझते हैं कि कोविड-19 का नाम आखिर कैसे पड़ा। तो सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक कोरोना वायरसों का एक समूह है। इनके संक्रमण से फ्लू जैसा लक्षण देखने को मिलता है, जैसे नाक का बहना, खांसी, गले में दर्द और बुखार। संक्रमण में स्थिति और खराब हो सकती है और संक्रमित व्यक्ति निमोनिया जैसी स्थिति में भी पहुंच सकता है। कोरोना वायरस का नाम कोरोना से लिया गया है और कोरोना का लैटिन में मतलब होता है क्राउन, यानी कि ताज। कोरोना वायरस की सतह पर कांटे जैसी आकृति होती है जो देखने में बिल्कुल ही ताज की जैसी लगती है। इसी वजह से इसे कोरोना का नाम दिया गया है। दरअसल कोविड-19 संक्षेप में है, इसका पूरा नाम कोरोना वायरस डिजीज़ है और चूंकि यह बीमारी 2019 में फैली, इसलिए इसका पूरा नाम कोरोना वायरस डिजीज़ 2019 हुआ। अब कोरोना का CO, वायरस का VI और डिजीज़ का D मिलाकर कोविड-19 नाम रख दिया गया। कोविड-19 उस महामारी का नाम है जो SARS-CoV-2 वायरस से होती है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अभी यह भी समझते हैं कि किसने दिया यह नाम। 11 फरवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक प्रेस रिलीज जारी किया और उसके माध्यम से 2019 की कोरोना वायरस बीमारी को कोविड-19 नाम दिया गया। 31 दिसंबर 2019 को चीन के WHO कंट्री ऑफिस में न्यूमोनिया के नए और अजीबोगरीब मामले सामने आए। उसका कारण पता नहीं था उस टाइम। चीन के वुहान शहर में ऐसे मामले बड़ी संख्या में सामने आए। फिर पता चला कि यह संक्रमण नए कोरोना वायरस की वजह से हो रहा है, जिसका कारण 2019 नोवेल कोरोना वायरस 2019 nCoV दिया गया। बाद में 11 फरवरी 2020 को टेक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस की इंटरनेशनल कमेटी ने इसका नाम सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 या फिर SARS-CoV-2 दिया गया। आधिकारिक तौर पर बीमारियों का नाम WHO रखता है। नाम रखते वक्त यह ध्यान रखा जाता है कि यह किसी खास जगह, जानवर या आदमी से संबंधित ना हो। साथ ही नाम आसान भी हो और बीमारी से जुड़ा हुआ भी हो। SARS-CoV-2 के मुकाबले कोविड-19 ज़्यादा आसान था, इसलिए इसका नाम बदलकर SARS-CoV-2 से कोविड-19 रख दिया गया। और यहाँ पे मुद्दे का बात यह था कि बहुत से लोग यहाँ पे किसी कंट्री के नाम पे बोलने लगे थे। जैसे अभी नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं तो कोई लोग कहने लग जाते हैं UK वेरिएंट, कुछ लोग कहने लग जाते हैं चाइनीज़ वेरिएंट, कुछ लोग कहने लग जाते हैं सिंगापुर वेरिएंट। तो जैसा अभी हम लोगों को पता है कि 2 वेरिएंट अभी इंडिया में भी देखने के लिए मिला था, जिसमें से कि एक डेल्टा और दूसरा कप्पा। तो इसे लोग इंडियन वेरिएंट कह के पुकारना शुरू कर चुके थे। तो इस पे जो है भारत सरकार के द्वारा करीब प्रतिक्रिया दी गई और उस प्रतिक्रिया के बाद में इन सारे वेरिएंट्स का नाम भी अल्फ़ा, बीटा, गामा, कप्पा के नाम पे रखा जाने लगा। तो सबसे ज़्यादा WHO जिन बातों पर ध्यान देता है नामकरण के लिए, वो WHO इन सारी बातों पे ध्यान देता है कि वो किसी कंट्री के नाम पे ना हो, किसी विशेष आदमी से संबंधित ना हो, जगह से संबंधित ना हो, ताकि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। तो समझते हैं हम लोग कोरोना वायरस आखिर क्या है। यह सामान्य वायरस है जो इंसान और जानवर में पाया जाता है। 1930 में पहली बार इसका पता चला था। उस समय यह वायरस घरेलू मुर्गियों में मिला था। जानवरों में कोरोना वायरस सांस, आंत, जिगर आदि की समस्या पैदा करता है। सिर्फ 7 कोरोना वायरस ही ऐसे हैं जो इंसान में बीमारी फैलाते हैं। 4 कोरोना वायरस की वजह से इंसान में आम सर्दी जुकाम की समस्या होती है। इनके नाम 229E, OC43, NL63 और K1 है। 3 कोरोना वायरस इंसान में फेफड़ों का गंभीर संक्रमण पैदा करता है। 2002 में सार्क कोविड, 2012 में MERS कोविड, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और मौजूदा कोविड-19। नोवेल कोरोना वायरस का मतलब है कि यह नया वायरस है, पहले यह इंसान में नहीं पाया गया है। इसका मतलब यह है कि उन कोरोना वायरसों से अलग है जिसकी वजह से आम सर्दी जुकाम की समस्या होती है, और यह 2002 में सार्स के, 2012 के मर्स वायरस से भी अलग है। सार्स और मर्स की तरह ही नोवेल कोरोना वायरस भी जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक बीमारी एक ऐसी बीमारी होती है जो जानवरों में होती है और जानवर से इंसान में फैलती है। तो चलिए अब हम यह भी समझ लेते हैं कि कोविड-19 के जो नए नए वेरिएंट आ रहे हैं उनका नामकरण
WHO कैसे करता है और इन वेरिएंट्स के नाम अल्फ़ा, बीटा, गामा, कप्पा क्यों रखा जा रहा है और इन नामों के मतलब क्या हैं, यानी इस तरह के नामों को रखने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है, WHO के द्वारा नामकरण के समय यह खास ख्याल रखा जाता है कि जो भी वेरिएंट का नाम, किसी भी वेरिएंट का नाम जो रखा जाए वो किसी समूह विशेष या किसी व्यक्ति या किसी देश शहर के नाम पर ना रखा जाए, नहीं तो इससे किसी की भावनाएं आहत हो सकती है। तो कोरोना महामारी के बाद दुनिया भर में आजकल अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, कप्पा आदि वेरिएंट की चर्चाएं काफ़ी आम हैं। लेकिन ये नाम अचानक नहीं दिए जा रहे हैं, ना ही ये नाम नए हैं। ये नाम यूनान की प्राचीन वर्णमाला से लिए गए हैं, यानी कि ग्रीक अल्फ़ाबेट से ये सारे नाम लिए जा रहे हैं। पिछले साल दिसंबर में ब्रिटेन में कोरोना के नए वेरिएंट का पता चला था। इसका नाम ग्रीक वर्णमाला के पहले अक्षर से लिया गया। इसके बाद बीटा और गामा वेरिएंट भी आ गए। और अब डेल्टा और कप्पा वायरस की सबसे ज़्यादा चर्चा चल रही है। दरअसल ग्रीक वर्णमाला, ग्रीक अल्फ़ाबेट के अक्षरों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल गणित और विज्ञान में किया जाता है। बीटा, थीटा, पाई, सिग्मा आदि से हम सब परिचित हैं। तत्वों के नाम, सितारों के नाम तो ग्रीक वर्णमाला से ही लिए गए हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम भी ग्रीक वर्णमाला से ही दिए जाते हैं। अब कोरोना महामारी के आने के बाद इसके नए नए वेरिएंट के नाम भी इसी वर्णमाला से दिए जा रहे हैं। अब तक कोरोना के एटा, आयोटा और कप्पा वेरिएंट भी आ गए हैं। इस तरह देखा जाए तो वर्णमाला के कई अक्षरों का इस्तेमाल हो चुका है, लेकिन जिस रफ्तार से कोरोना के नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं उसमें ग्रीक वर्णमाला के कहीं सारे अक्षर पूरे ना हो जाए या फिर सारे अक्षर खत्म ना हो जाए। तो इसके लिए WHO के द्वारा यह भी बोला गया है कि अगर सारे अक्षरों का इस्तेमाल, चूँकि ग्रीक अल्फ़ाबेट जो है उसमें टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट 24 होते हैं, तो अगर सारे मतलब बहुत सारे वेरिएंट आगे भी आते रहते हैं तो इस तरीके से सारे अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो WHO ने अपने आप को प्रिपेयर रखा है, यानी कि वो किसी और पद्धति के द्वारा फिर आगे आने वाले वेरिएंट का नाम वो उन्होंने रखने का डिसाइड किया है। तो ग्रीक भाषा का इस्तेमाल 8वीं सदी ईसा पूर्व से माना जाता है, यानी बुद्ध के समय से 400 से 500 साल पहले। यूनान यानी आज के ग्रीस में 1000 सदी ईसा पूर्व से माइसीनियाई सभ्यता का विकास हुआ था। इनकी अपनी भाषा थी। माइसीनियाई इस सभ्यता के पतन के बाद ग्रीक भाषा का विकास हुआ। ग्रीक भाषा की वर्णमाला में 24 अक्षर हैं। आधुनिक यूरोप की कई भाषाओं का विकास भी ग्रीक से ही हुई है। अंग्रेजी की रोमन लिपि और रूस की सिरिलिक वर्णमाला दोनों ग्रीक वर्णमाला से ही आए हैं। स्वर और व्यंजन के लिए पृथक चिन्ह वाली यह भाषा मानी जाती है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए ये इमेज भी यहाँ पे पेस्ट करके रखा हुआ है। आप चाहो तो 24 अक्षरों वाले वर्णमाला में अक्षरों के नाम और चिन्ह, यहाँ पे ग्रीक अल्फ़ाबेट के सारे अल्फ़ाबेट्स और उनके सारे चिन्ह दिए गए हैं। आप इन्हें चाहो तो एक एक करके पढ़ सकते हो और इसको आप देख सकते हो कि और समझ भी सकते हो कि इनमें से कौन कौन से वेरिएंट्स अभी तक आ चुके हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो अल्फ़ा, इसको हम लोग बोलते हैं बीटा, गामा, डेल्टा, इप्सिलन, जीटा या जेटा, एटा या ईटा आप इसे कह सकते हो, थेटा या थीटा आप इसे कह सकते हो, आयोटा, कप्पा, लेम्डा, म्यू, न्यू, जाई, ओमिक्रॉन, पाई, रो, सिग्मा, टाउ, अपसिलन, फाई, खाई, साई, ओमेगा। तो ये सारे चिन्ह आप देख सकते हो। आप चाहो तो इसे याद भी रख सकते हो। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक लिस्ट भी दे रहा हूँ जिसमें आप देख सकते हो कि साइंटिफिक नेम क्या है किसी भी वेरिएंट का और WHO के द्वारा उसका क्या नाम दिया गया है। साइंटिफिक नेम एक नेम है जिसके द्वारा कि वर्गीकृत किया जाता है सारे वेरिएंट्स को, ठीक है। और WHO के द्वारा एक नाम दिया जाता है ताकि वायरसेस को आम बोलचाल की भाषा में भी लोग पहचान सकें, ठीक है। लोग इतना हो सकता है साइंटिफिक नेम याद नहीं रख पाए। तो आप जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे एक इंडियन वेरिएंट है जिसका नाम है B.1.617.2 और इसका नाम WHO के द्वारा, ये साइंटिफिक नेम हो गया B.1.617.2 और WHO के द्वारा इसका नाम दिया गया डेल्टा। और आप देख सकते हो बाकी सारे वायरसेस का यहाँ पे नेम भी दिया हुआ है कि कौन सा वेरिएंट किस कंट्री से
किस कंट्री में पाया गया है। तो आप लोगों को मैं यहाँ पे यह भी बतला देना चाहता हूँ कि किसी भी वेरिएंट का किसी भी कंट्री में निकलने का यह मतलब नहीं है कि वह वेरिएंट उसी कंट्री में प्रोड्यूस हुआ। इसका क्या मतलब होता है इंडियन वेरिएंट, ब्राज़ील वेरिएंट, यूके वेरिएंट, ऐसा क्यों बोला जाता है? अगर हम लोग इंडियन वेरिएंट जिसको डेल्टा वेरिएंट के नाम से जाना जाता है या कप्पा वेरिएंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जिसका नाम WHO के द्वारा कप्पा या डेल्टा रखा गया, उसको इंडियन वेरिएंट के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि कप्पा और डेल्टा जो है वो इंडिया में ही प्रोड्यूस हुआ। यह वायरस जो है बहुत टाइम पहले से था, यह वेरिएंट बहुत टाइम पहले से था, लेकिन चूंकि किसी भी कंट्री में इससे पहले डेल्टा और कप्पा का कोई भी केस देखने के लिए नहीं मिला था और बहुत टाइम के बाद यह वेरिएंट जो है, यह मतलब कप्पा का और डेल्टा का केसेस जो है बहुत टाइम बाद इंडिया में ही देखने के लिए मिला, इसीलिए लोग इसे इंडियन वेरिएंट कहने लग गए। अब जैसे यूके का एक वेरिएंट है जिसको अल्फ़ा वेरिएंट के नाम से जाना जाता है, इसका साइंटिफिक नेम है B.1.1.7। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यह वेरिएंट जो है यूनाइटेड किंगडम में ही प्रोड्यूस हुआ। यह वेरिएंट भी बहुत टाइम पहले से ही इस इन्वायरमेंट में मौजूद है, लेकिन बहुत टाइम से कोई भी केसेस पूरे वर्ल्ड में कहीं भी देखने के लिए नहीं मिला। और अल्फ़ा वेरिएंट का एक केस मान लो आप यूके में निकल के सामने आ गया, तो लोग इसे यूके वेरिएंट के नाम से पुकारने लगे। और इसी चीज़ को लेके यहाँ पे ग्रीक अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल कहीं ना कहीं WHO के द्वारा किया गया, ताकि किसी देश या फिर किसी इंसान के नाम के ऊपर लोग इस वायरस का नाम नहीं देने लग जाएं। तो मेन रीज़न यहाँ पे यही है कि ग्रीक अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल किया जाने लगा किसी भी वेरिएंट को अंकित करने के लिए। तो कोविड-19 के और इसके नए नए वेरिएंट्स के ऊपर मेरे द्वारा बनाया गया यह वीडियो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।